Good morning, students. Today we are going to start our new topic, that is ethers. इससे पहले हम लोगों ने एल्कोहल्स और फिनॉल्स के बारे में पढ़ लिया है, तो चलो बच्चों ईथर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात ये कि ईथर इज ए बाइवेलेंट फंक्शन। ईथर इज ए बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे बड़ी बात तो ये है जो मैंने यहां कही, फंक्शनल ग्रुप। आईयूपीएससी नोमेनकल्चर में आपने ये सुना था कि ईथर्स को सब्स्टिट्यूएंट की तरह रखा जाएगा और इनको प्रीफिक्स दिया जाएगा। हाँ, आईयूपीएससी इसको सफिक्स नहीं देती, लेकिन ये फंक्शन ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप का मतलब होता है दोज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। तो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बियर करता है डिफरेंट, तो ये फंक्शन ग्रुप है, इस बात को ध्यान रखिए। बाइवेलेंट है तो इस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक ROR, जिसको मैं सिमेट्रिकल ईथर कह सकता हूं। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप बिल्कुल सेम, ऑक्सीजन की दो वैलेंसीज से एल्काइल ग्रुप लगाए, बाइवेलेंट है। दो लोन पेयर हैं इस पर, ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होते हैं बेटे। और अनसिमेट्रिकल ईथर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ROR डैश। ये अनसिमेट्रिकल ईथर्स। और अगर मैं यहां पर R की जगह कोई एरोमेटिक न्यूक्लियस लगा दूं और उसको R से डिनोट करूं, तो ये मिक्स्ड ईथर की तरीके से देखा जाएगा। और अगर मैं AR O AR कोई एरोमेटिक न्यूक्लियस दोनों तरफ लगा दूं, तो ये परफेक्टली एरोमेटिक ईथर। तो ये तो मिक्स्ड है, मिक्स्ड ईथर, और ये परफेक्टली एरोमेटिक। ईथर्स देखो बेटे बेटे, मिक्स्ड ईथर्स जो हैं उनमें भी एरोमेटिक करेक्टर है, लेकिन यहां पर मैंने R लगा रखा है और यहाँ AR लगा रखा है, मतलब कोई एरोमेटिक न्यूक्लियस। मैं पहले आईयूपीएसी नेम बता देता हूं। आईयूपीएसी में इसको एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं बेटे। एल्कोक्सी वाला पार्ट स्मॉलर R मतलब एल्काइल, और एल्केन वाला पार्ट लार्जर R, जो बड़ा वाला R होगा उसको कहेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, मैं आईयूपीएसी के बारे में ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, आप लोग आईयूपीएसी पढ़ चुके हैं। अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर। और आईयूपीएसी नेम, जो बड़ा वाला पार्ट है वो एल्केन में जाएगा और जो छोटा वाला पार्ट है वो एल्कोक्सी में जाएगा। तो इसका आईयूपैक नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिथॉक्सी ईथेन। मिथॉक्सी ईथेन, ठीक है बेटे। ध्यान रखना, जब कॉमन नेम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना। बच्चे इसे कभी कभी मिथाइल इथाइल ईथर लिख देते हैं, ये गलत है। तो यहां पर स्मॉलर R एल्कोक्सी है और लार्जर R एल्केन। भाई मैं एरोमेटिक ईथर्स में तो एक एग्जांपल और आपको बता देता हूं। मिक्स्ड वाले में एक तरफ एरोमेटिक रिंग फिनाइल रिंग, एक तरफ CH3। आप जानते हैं इसका कॉमन नेम एनीसॉल है। मिथाइल फिनाइल ईथर कहेंगे इसे।
मिथाइल फिनाइल ईथर कहेंगे। और अगर आप इसको आईयूपीएसी नेम में लिखना चाहते हो तो मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। अगर परफेक्टली एरोमेटिक ईथर लिखना चाहते हो तो आप डाइफिनाइल ईथर लिख सकते हैं। ये डाइफिनाइल ईथर। बेटा हमारे पास ईथर साइक्लिक भी हो सकते हैं, ऑल्दो साइक्लिक ईथर्स आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी थोड़े बहुत देख लेने चाहिए। हमारे पास ईथर साइक्लिक भी हो सकते हैं, आगे देखता हूं, बताता हूं आपको। तीन एटम, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीरेन कॉमन नेम में कहा जाता है। और अगर आयुपैक नेम लिखना चाहोगे तो बेटा ऑक्सा प्रीफिक्स इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सा। और 3 एटम है तो साइक्लो प्रोपेन। ध्यान देना यहाँ पर 3 कार्बन नहीं, 3 एटम, जिसमें से 1 ऑक्सीजन है जो हमने ऑक्सा लगा के बता दिया। साइक्लोप्रोपेन का मतलब नहीं है कि 3 कार्बन है, 2 ही कार्बन होंगे, 1 तो ऑक्सीजन। प्रोपेन मतलब 3 वर्टिसेस प्रेजेंट है, इस बात को स्पेशल ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगर 4 एटम है हमारे पास तो इसे बेटा ऑक्सीटेन कहेंगे। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 एटम हो गए तो 1 ऑक्सा और 4 एटम के लिए साइक्लो ब्यूटेन लगाएंगे। बेटे अगर आपके पास इस तरीके से कोई ईथर दे दे तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी नंबरिंग ऑक्सीजन से ही होगी, 1 2 3 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन से ही होगी। यहाँ 2 2 है, ऑक्सीजन से नंबरिंग कीजिए। इसका कॉमन नेम तो डाइऑक्सी, आप 1,4 डाइऑक्सीन लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा 1,4 लिख। आईयूपीएसी नेम 1,4 डाइऑक्सा साइक्लो हेक्सेन, मतलब 1 और 4 पर कार्बन की जगह ऑक्सीजन। तो ये इस तरीके से आपके पास साइक्लिक ईथर्स भी हो सकते हैं। साइक्लिक ईथर्स में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और ज्यादा भी हो सकती है। नॉर्मल ईथर्स में भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा हो सकती है, जैसे मैं एक आध दो एग्जांपल आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए इस तरीके से ईथर लगाओ और अगर 2 है तो बेटा जो बीच वाली चेन है उसको मेन चेन, उसकी नंबरिंग कर दो। 1 पर भी मिथॉक्सी है, 2 पर भी मिथॉक्सी, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। दोनों के लिए वर्ड यूज करेंगे मिथॉक्सी प्रीफिक्स, और मेन चेन में 2 कार्बन, इसको हम लोग मेन चेन मानेंगे बीच वाले। अगर 2 हैं तो ध्यान रखना इस चीज को, तो नाम हो जाएगा 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन। अगर बेटा 2 से ज्यादा हो तो ऐसा भी हो सकता है। कोई इस तरीके से लिख, तो पूरी चेन की नंबरिंग करेंगे, जहां से ऑक्सीजन पास में आ रहा हो वहां से नंबरिंग शुरू। तो यहाँ तो सब सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी शुरू कर दो, और पूरी चेन ऑक्सीजन विल आल्सो बी काउंटेड 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And it is a complex ether. It is a complex ether. ये कॉम्प्लेक्स ईथर, जहां जहां ऑक्सीजन आ रहा है वो नंबर बाहर निकाल लो, 2, 5, 8 बाहर निकाल लीजिए, 2, 5, 8 ट्राई ऑक्सा। कितने एटम है? 9 नोनेन। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स ईथर्स का नोमेनकल्चर कर सकते हैं। साइक्लिक ईथर्स में भी 2 से ज्यादा ऑक्सीजन आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, लंबे ईथर्स भी हमारे पास। ये मैंने आपको इसलिए समझाया, बच्चे ईथर्स में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते और इससे क्वेश्चंस आते। नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर्स। हमारे में एरोमेटिक ईथर्स हैं और कॉमनली एलिफेटिक ईथर्स। कॉम्प्लेक्स ईथर्स और साइक्लिक ईथर्स हमारे कोर्स में नहीं है, इसमें सिर्फ IUPAC नेम ही आपको पूछा जा सकता है। दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड और आई एक्सपेक्ट दैट आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको रिवीजन में घर पे बैठ के ईथर्स के नोमेनकल्चर करें। चलिए बेटे, हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स की बात करते हैं। प्रिपरेशन मेथड्स, बेटे प्रिपरेशन मेथड्स में बहुत सारी प्रिपरेशन हम लोग इसकी लगभग पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ आपको एक एक करके याद दिला रहा हूं। नंबर फर्स्ट, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। आपको याद है कि हमने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स एल्कीन में पढ़ा था और वहां पर हमने 2 रिएजेंट यूज किए थे, एक तो कंसंट्रेटेड H2SO4 और एक Al2O3। बात करते हैं CH3CH2OH, 2 मोल ले लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा और SN2 रिएक्शन हो जाएगी। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूल। वाटर तो निकल ही रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर प्लस वाटर, डिहाइड्रेशन, एंड इट इज डाइइथाइल। किस तरीके से काम करेगा? सबसे पहले कोई एक मॉलिक्यूल, मैं मैकेनिज्म थोड़ी सी समझा देता हूं जिससे कि आपको अच्छा रहेगा, अलग से ही समझा देता हूं मैकेनिज्म। देखो, कोई एक मॉलिक्यूल प्रोटोनेट होगा, H2SO4 अपना H दे देगा बेटर लीविंग ग्रुप बनाने के लिए, और ये प्रोटोनेटेड पार्ट हमारे पास है OH2 पॉजिटिव। OH निगेटिव बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इतनी आसानी से लीव नहीं होगा, इसकी लिविंग एबिलिटी वेरी पुअर है। इसलिए इसकी लिविंग एबिलिटी गुड करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसको प्रोटोनेट करते हैं। अब ये वाटर बन गया, वाटर वीक बेस हो गया, इसकी लिविंग एबिलिटी ज्यादा होगा, तो बेसिक नेचर डिक्रीज होगा तो लिविंग एबिलिटी अच्छी होगी। लेकिन अब ये यहाँ से अभी भी टूट नहीं पाएगा, क्योंकि टूटने के बाद बनने वाला कार्बोकैटायन प्राइमरी होगा जो नहीं बन सकता। तो अब एक ही तरीका है कि आप इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएं बैक साइड से, एंड दैट इज SN2। दूसरा मॉलिक्यूल CH3CH2OH,
लोन पेयर, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है और ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा और धीमे 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 ये टूटे, मतलब दोनों काम एक साथ, इसका जुड़ना और इसका टूटना। नाउ व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट CH3CH2OH, इस पर बेटा पॉजिटिव आ गया और यहाँ क्या आ गया, CH2CH3। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ये बियर नहीं करेगा, HN रिलीज करेगा, -HN जो वापस एसिड को मिल जाएगा और हमारे पास डाइइथाइल ईथर बच जाएगा। तो एग्जैक्टली इसमें क्या प्रोसेस हुआ, OH निगेटिव इस एल्काइल चेन से निकला। OH निगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और क्या जुड़ा, CH3CH2O निगेटिव, एल्कोक्साइड जुड़ा, तो एक न्यूक्लियोफाइल निकला OH निगेटिव और दूसरा न्यूक्लियोफाइल CH3CH2O नेगेटिव जुड़ा, तो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड ए बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। सिमिलरली अगर हम इस प्रोसेस को इस तरीके से कराएं, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, that is the reagent is changed, CH3CH2OH के 2 मोल, in presence of catalyst, catalytic dehydrogenation, Al2O3, but at 250 degree centigrade, at 250 degree centigrade अगर हम कराएं तो यहाँ पर बेटे हमको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराएं तो यहाँ पर भी हमको डिहाइड्रेशन होकर ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी, डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर एंड डाइमिथाइल ईथर, बोथ आर गैसेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखें क्योंकि इनमें H बॉन्डिंग नहीं हो पाती ड्यू टू lack of H bonding. Dimethyl ether and diethyl ether, both are gases. इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट, और कैसे बनाया जा सकता है ईथर, फ्रॉम एल्काइल, ये भी हम पढ़ चुके। अगर मैं एल्काइल हैलाइड की मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराता हूं तो एल्कोहल बनता है, और अगर मैं ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराता हूं तो ईथर बनता है। तो व्हाट वी विल यूज, ड्राई, मॉइस्ट नहीं, मॉइस्ट से एल्कोहल बन जाएगा, याद रखिए Ag2O। मॉइस्ट क्या होता है, Ag2O प्लस वाटर मिलके देगा AgOH, तो वी विल रिएक्ट इट विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। दो मोल क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3CH2O, CH2CH3, और 2 मोल हमारे पास AgBr। और कोई तरीका है हमारे पास ईथर बनाने का, हाँ, फ्रॉम एल्कीन्स। वैसे तो एक तरीका और है एल्काइल हैलाइड का, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, विलियमसन्स सिंथेसिस। और विलियमसन सिंथेसिस हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से हम लोग ईथर्स कैसे बनाए,
देखिए, मान लीजिए ये एल्कीन, इसका एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा दीजिए। CH3COO होल ट्वाइस Hg मर्क्यूरिक एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल एल्कोहल। ये न्यूक्लियोफिलिक साइट जो अटैक करेगी, आपको अच्छे से मालूम है। OCH3 यहां लग जाएगा और इस कार्बन पर मरकरी OAC एसिटेट, AC मतलब एसिटेट, OCOCH3 आ जाए। ये एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन इसका नाम है। पहला मैं बता रहा हूं, एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। उसके बाद डीमर्क्यूरेशन कराइए NaBH4 के साथ, रिडक्शन, मरकरी मेटेलिक फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हमारे पास 2-मिथॉक्सीप्रोपेन बच जाता है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट एल्कोहल का एडिशन, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स in presence of acid। मिनरल एसिड ले लेंगे। देखिए, ऐसे भी बन सकता है। मैं यहां पर मिथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन कराऊं तो बेटा पहले तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा जो सेकेंडरी कार्बन बनेगा, बाद में OCH3 से जाके अटैक होगा। तो सबसे पहले H पॉजिटिव एसिड से आके यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। उसके बाद CH3OH में ऑक्सीजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरीके से इस पर अटैक क्या बना देगा, OCH3 और एक H तो लगा ही हुआ है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, उसका पॉजिटिव चार्ज इस पर है। अब ये पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन यहां से आसानी से रिमूव हो जाएगा एंड व्हाट यू विल गेट -H पॉजिटिव, जो एसिड से लिया था वो उसे वापस कीजिए और ये सिंपल सी रिएक्शन हो गई आपके पास। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ alcohols with diazomethane। ये इंसर्शन रिएक्शन CH2N2 diazomethane। This reaction takes place in the presence of BF3 और HBF4। जैसे मैं कहूं RCH2OH, मैं इसकी रिएक्शन CH2N2 से कराना चाहता हूं इन प्रेजेंस ऑफ HBF4। टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ में अगर रिएक्शन कराऊं तो बेटा ये बोरिक एसिड अपना HNH3 इस CH2N2 को दे देगा, तो यहाँ CH3 पे पॉजिटिव आ जाएगा और N2 निकल जाएगा और ये CH3 इसके साथ जाके जुड़। तो जरा ध्यान से देखिए, RCH2OCH3 और साथ में
N2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, HbF4 के साथ करा सकते हो। ये रिएक्शन आप BF3 के साथ भी कर सकते हैं, इंसर्शन रिएक्शन, ये H के साथ ये जुड़। एग्जैक्टली बात ये होती है कि HbF4 अपना H डोनेट करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर HbF4 के साथ करेंगे तो मैकेनिज्म में, वैसे आप डायरेक्ट इस तरीके से करा लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। CH2 यहाँ पर ज्वाइन करा लीजिए तो आपका ROCH3 बन जाएगा। तो डाइएजोमीथेन की अगर एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे, इसमें प्रॉब्लम बस यही है कि जो ईथर बनेगा वो मिथॉक्सी ईथर ही बनेगा, क्योंकि डाइएजोमीथेन है एक ही कार्बन, तो एक ही कार्बन आ सकता है। तो वी विल ऑलवेज गेट मिथॉक्सी ईथर्स, एक तरफ मिथॉक्सी ग्रुप लगा ही हुआ। तो ये आपके पास, और एक मैंने आपको बताई ही विलियमसन सिंथेसिस, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलो उसको भी मैं बोल आ गई है तो रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें से मेजोरिटी के रिएक्शंस में पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। विलियमसन सिंथेसिस क्या बताया था मैंने आपको? इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये एक SN2 रिएक्शन, तो ऑलवेज यूज प्राइमरी हैलाइड विथ एनी एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड आप कोई भी यूज कर सकते, लेकिन हैलाइड आपको प्राइमरी ही यूज करना। जैसे मैं कहूं CH3 CH2Br, इसकी रिएक्शन NeO CH2 CH3 से करा सकते हो। NaBr निकल जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहां पर यू विल गेट डाइथाइल प्लस NaBr। बेटे अगर प्राइमरी हैलाइड आपके पास है तो एल्कोक्साइड कुछ भी हो सकता, आप कोई भी एल्कोक्साइड ले सकते, यू विल गेट इट। शर्त यही है कि आपके पास जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स SN2 रिएक्शन नहीं देते, स्टेरिक हिंड्रेंस पड़ जाती, तो वो इस रिएक्शन को नहीं। आपके पास CH3Br है, आप सोडियम फिनॉक्साइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। ये है सोडियम फिनॉक्साइड, NaBr निकल जाएगा, और आपके पास एनिसॉल की फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, आप कभी भी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कलाइड्स विल नेवर बी यूज्ड इन दिस process known as Williamson synthesis because it is a SN2 process. Now we will discuss the properties of the ethers. Ethers sp3 hybridized species हैं, बेंट शेप्ड स्ट्रक्चर है, और स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से बॉन्ड एंगल डाइमिथाइल ईथर के केस में 110 डिग्री के आसपास है, लेस पोलर है, नॉट इजिली मिसिबल इन वाटर है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा पढ़िए। हाईली इन्फ्लेमेबल है और ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। तो जरा थोड़ी सी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूं। हम प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स की बात करते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। देखो जैसे डाई मिथाइल ईथर की मैंने बात की, sp3 hybridization, band shaped and bond angle is 110 डिग्री। आपको अच्छे से मालूम है वाटर की तरीके का शेप दिखाई दे रहा है, लोन पेयर टू लोन पेयर का रिपल्सन है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन CH3 का स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड एंगल तकरीबन 110 डिग्री के आसपास का आपको मिलता है। These are very less polar species, thus are about, या ऐसे लिखिए, volatile in nature। पहला तो मैं बता ही चुका हूं, डाई मिथाइल ईथर और डाई इथाइल ईथर तो ऑलरेडी गैसेस हैं, तो दस आर volatile in nature। can't form H bonding with other molecule, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं इंटर मॉलिक्यूल H बॉन्ड नहीं बना सकता। स्लाइटली soluble इन वाटर, वाटर के साथ थोड़ी बहुत H बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो स्लाइटली soluble है, बहुत अच्छे तो नहीं, क्योंकि पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेस पोलर, पोलरिटी कम होगी तो वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी ही होगी अपने आप। हाईली इन्फ्लेमेबल, लिक्विड, and also quickly forms peroxide with, yeah, in presence of air, in presence of air। जैसे मान लो कोई RCH2O CH2R ऑक्सीजन के साथ ट्रीट हुआ या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, थोड़ी बहुत लाइट भी मिल गई, तुरंत क्या काम करेगा, हाइड्रोपरॉक्सी ईथर, हाइड्रोपरॉक्सी ईथर बना, और इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, explosive in nature, thus ethers are never dry distillated। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट।
लेबोरेटरी में जब कभी भी आप ईथर्स के संपर्क में आएंगे, आपको ईथर्स के बारे में बताया जाएगा, तो पहली बात यही कही जाएगी कि बीकर में ईथर को डाल के डायरेक्ट बर्नर पे मत रख दीजिए। क्यों? ईथर बोटल्स में रखा हुआ होता है, वो एयर और लाइट के कांटेक्ट में आता ही आता है, तुरंत ही हाइड्रोपरऑक्साइड्स बन जाते हैं। तो ड्राई डिस्टिलेशन नहीं किया जा सकता, जैसे कि आपने ईथर बोतल से निकाला, बीकर में डाला और बीकर को उठा के आपने बर्नर पे रख दिया, ब्लास्ट, एक्सप्लोसिव इन नेचर। इसलिए पहले इसमें से इस हाइड्रोपरऑक्साइड को निकाला जाता है, KHSO4 और KI की प्रेजेंस में इस हाइड्रोपरऑक्साइड को टेस्ट करके हटाया जाता है। तब उसके बाद इसका डिस्टिलेशन करते हैं। कभी भी डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते ईथर। वैसे भी मैं बता चुका हूँ हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड है, और लाइट और एयर के साथ, लाइट में लगा देता हूँ यहाँ पर, आप ध्यान रखिएगा, लाइट और एयर के साथ ये तुरंत ही एक एक्सप्लोसिव हाइड्रोपरऑक्साइड मिक्सचर बना लेता है। देखो बेटा, ईथर्स के बारे में बताना जरूरी है आप लोगों को। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बच्चे IUPAC नोमेनकल्चर में ये पढ़ लेते हैं कि ईथर्स will not be included in the function group because IUPAC is not giving any of the suffix to the ethers। और वो तुरंत ये मान लेते हैं कि नहीं ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। नहीं, ये फंक्शन ग्रुप, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है। ये एक पूरा IUPAC नाम नहीं दे रहा, इसका ये मतलब नहीं कि दीज आर नॉट फंक्शन ग्रुप्स। एक बार बहुत पुराना एक बार क्वेश्चन आया है, एक उन्होंने कंपाउंड दिया है, उसमें कहा है हाउ मेनी फंक्शन ग्रुप्स आर प्रेजेंट, और उसमें एक ईथर भी। बच्चों ने ईथर को इंक्लूड नहीं किया ना, इंक्लूड करोगे, IUPAC नहीं दे रहा, लेकिन देखो ईथर की स्पेशल प्रॉपर्टीज है और ईथर इज ए फंक्शन ग्रुप। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन विद क्लोरीन। देखो बेटा, अगर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज करोगे, डार्क लाइट नहीं जानते, तो अल्फा हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूशन करके और वहां एक क्लोरीन आ जाएगा, अल्फा पर सब्स्टिट्यूशन, तो अल्फा क्लोरो डाइथाइल ईथर। और अगर यहीं पर आपने दो क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज किए डार्क, तो आपके पास दोनों अल्फा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, नाम हो जाएगा अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर। और अगर इसी का 10Cl2 के साथ HNu लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन की, तो सारा सब हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, सारे के सारे CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3। मतलब ईथर के जितने भी हाइड्रोजन, अल्फा बीटा गामा, जितने भी सारे सब्स्टिट्यूट, जब सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं पर, तो नाम हो जाएगा पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। ध्यान रखिएगा, बच्चे पर का मतलब समझ लेते हैं 10, क्योंकि 10 थे इथाइल, डाई इथाइल था तो 10 थे ना भाई। पर का मतलब होता है सारे, तो क्या सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए? जी हाँ, सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए, HCl निकल जाएगा साथ में, सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए और उन सब की जगह क्लोरीन आ गया, तो इसका नाम है पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, एंड इट इज ए इंपॉर्टेंट प्रोसेस विद ईथर्स। अगली रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद HI। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, क्लोरीन वाली तो नहीं पढ़ाई थी, रिएक्शन विद HI ये मैं आपको पढ़ा चुका।
बेटे SN1 और SN2 प्रोसेस होती है, ये SN रिएक्शन। प्रोसेस SN1 भी हो सकती है और SN2 भी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ईथर विच यू हैव या टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द ईथर। जैसे ये HI के साथ कराओ, अगर नॉर्मल मोड में कराओगे SN2 रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि कहीं पर भी स्टेबल कार्बोटाइन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये टूट जाएगा यहाँ से, एक तरफ एल्कोहल और एक तरफ आयोडाइड। ये SN1 और SN2 में हमने अच्छे से पढ़ा। अच्छा, अगर जो है अनसिमेट्रिकल है तो जो लेसर नंबर है और ग्रेटर नंबर है उस तरफ हम लोग देखें। तो जो लेसर नंबर है वो तो हैलाइड बनाएगा और जो ग्रेटर नंबर है वो एल्कोहल बनाएगा। क्यों? SN2 रिएक्शन हमेशा लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ आई नेगेटिव जाके अटैक करेगा। अगर कोई मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है तो, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे जाए जहां मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो प्रोसेस SN1 हो जाएगी, और उस केस में आयोडाइड वहीं से अटैक करेगा जहां पर मोर स्टेबल कार्बोटाइन बन रहा, प्लस अच्छा मान लीजिए कि अगर मैं HI की एक्सेस में करा देता हूं तो और मैं यहां पर HI प्रेजेंट इन एक्सेस ले लेता हूं तो भैया कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां से इस तरीके दोनों तरफ आयोडाइड आ जाएंगे, वाटर निकल जाएगा, एक HI इधर और एक HI इधर। ये ट्रिकी गेम मैंने बताया था और मैकेनिज्म भी मैंने आप लोगों को इसकी समझाई थी, इसलिए ज्यादा डिस्कस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम इसे पहले ही पढ़ चुके। समझ में आता रही नहीं आता? ये आपका HI के साथ। अगला विद PCl5। देखो बेटा, ऐसे तोड़ लीजिए, T Cl Cl Cl, दो एक्सियल उधर चले गए और तीन इक्वेटोरियल इधर आ गए, क्या बन जाएगा? 2 मोल CH3 CH2Cl और साथ में POCl3 निकल जाएगा। अच्छा, और किसके साथ करा सकते हैं? विद एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। The process is acetylation. This process is acetylation. कराइए भैया। मान लीजिए आपके पास ये ईथर है, इसकी आप CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे, बेटा ये C2H5Cl निकल जाएगा और ईस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास। CH3 CH2O COCH3 और साथ में C2H5Cl इथाइल क्लोराइड बन जाए। अच्छा, अगर आप यही रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएं तो भी हो जाएगी। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है?
CH3 CO दोनों एसिटाइलेटिंग एजेंट हैं, एसिटाइल ग्रुप के साथ ट्रीट हो जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ये यहां से बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, ध्यान दीजिएगा, और ये निकल जाए और आपके पास ईस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। दो मोल ईस्टर की फॉर्मेशन, तो इट इज द एसिटाइलेशन। We have to add a paper बेटे। चलिए, अब एरोमेटिक ईथर्स के साथ अगर मैं रिएक्शन कराना चाहूं, मैं मिक्स्ड ईथर की करा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। अगर आपके पास एनिसॉल, क्योंकि हम लोग एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, तो आसानी से करा सकते हैं। एनिसॉल के पास प्लस आर बहुत अच्छा होता है, तो इट इज ए हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो कराओ भाई। ब्रोमिनेशन Br2 के साथ, OCH3, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपको मिल जाए। OCH3 Br, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिसॉल, concentrated HNO3, concentrated H2SO4, जो भी देते नाइट्रेशन के लिए कहते, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसॉल। यहां से आपको यही समझना जरूरी है कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि इट इज ए वेरी गुड एक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छा, अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराऊं, एल्काइलेशन CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप आके जुड़ जाए। मतलब ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से कर लेता है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इजीली रिएक्शन दे रहा है। मैं एसिटाइलेशन कराऊं, CH3COCl in presence of anhydrous AlCl3, एसिटाइलेशन भी हो जाए। तो इट एनिसॉल is a activating tendency group which gives aromatic electrophilic substitution reaction in very easy way। समझ बात आ रही नहीं आ रही? एक्टिवेटिंग टेंडेंसी है। देखो, ये एक क्वेश्चन
की बात कर लेते हैं। इस तरीके से ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, मालूम चले आपको इस तरीके से देते हैं, ऐसे कह दे COO, अब एक्चुअली ये एक्टिवेटिंग टेंडेंसी डिस्कस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन आराम से आए, और थोड़ा सा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। ये देखो, तो जरा ध्यान दो और इस पर कह दे कि हमको नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा, किस पॉइंट पर हुई। ध्यान दो, ये -R टेंडेंसी का है, ये लोन पेयर है, वैसे तो ये ईस्टर है, और ये +R टेंडेंसी का। तो जो NO2 ग्रुप अटैक होगा वो मोर एक्टिवेटिंग की तरफ अटैक। तो एक्टिवेटिंग नेचर अगर एनिसोल बढ़ा रहा है तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक होना आसान है। ये एनिसोल नहीं है, ध्यान रखना, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। हाँ, एनिसोल से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल हाँ होगा, मालूम चले मैं यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर एनिसोल लगा देता हूं और यहां पर लगा देता हूं मैं इस तरीके से CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पे मैं NO2 ग्रुप लगा और मैं एल्कीन पर HBr का एडिशन, और मैं कहूं कि क्या बने, तो अब बहुत प्यारा सवाल बन गया। सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन बनेगा, OCH3, और ध्यान दो अब मैं सारा करके आपको नहीं दिखाऊं, पहले यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, हाइड्रोजन आएगा और वो कार्बोकेटाइन हाइड्राइड शिफ्ट इस साइड करेगा। देखो CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH3 सिंगल बॉन्ड। अब आप कहोगे सर उसी साइड क्यों किया, क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन +R की वजह से ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो इस कार्बन पे अटैक होगा, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। हाइड्राइड शिफ्ट, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो पूछेगा बोलेगा, जैसे कह देगा ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है, कहां जाके अटैक हो, ऐसे करके आपसे कह देगा। यहाँ आ जाएगा CH2 यहाँ आ जाएगा CH3 और इसके साथ पैरा पर NO2 लगा, ठीक है। तो अब इस कार्बन पे जाकर ध्यान रखिए, Br निगेटिव का जो अटैक होगा वो इस कार्बन, क्यों, क्योंकि इस OCH3 का +R यहाँ खींचा जाए। तो ये सब इस तरीके से भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन वो आपको दे सकता है। इस पर Br CH3, फिर यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, थोड़ा छोटा बना रहा हूं, CH ऊपर बना देता हूं और ये NO2 अपना यहाँ
इस पोजीशन पर बना रहे। NO2 की साइड शिफ्टिंग नहीं होगी। ध्यान दो दोबारा से, पहले H पॉजिटिव का अटैक हुआ, यहीं से पता चल गया कि बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा। क्यों? कार्बोटाइन उस साइड नहीं जा सकता क्योंकि NO2 लगा हुआ है। NO2 क्या है? -R। -R कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज कर, कार्बोकेटाइन उससे दूर भागे। क्या शिफ्टिंग हो सकती है? हाँ, OCH3 लगा है, OCH3 में +R है, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी और इस बेंजाइलिक कार्बन पर आकर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज। तो ये पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि फर्स्ट कार्बन पे जाके Br जुड़ेगा या सेकंड कार्बन जाके Br। हो सकता है 1 2 3 4 कर दे और कह दे इन चारों में से किस कार्बन पे जाके Br अटैक करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एनिसॉल्स हैं ऑक्सीजन पे लोन पेयर के कारण +R बहुत पावरफुल है इनका, और इसलिए ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही आसानी से दे देते हैं। ये बेटे आज आपका ईथर वाला पार्ट खत्म हो गया। जितनी रिएक्शंस मैंने कराई हैं आप लोग घर पे बैठ के उनको बार बार रिवाइज करो। मेनली हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल फिनॉल ईथर, इनके रिएक्शंस जितनी बार आप रिवाइज करेंगे और जितने क्वेश्चंस आप करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट हो। तो एक तो घर पे बैठ के मेहनत कीजिए, और दूसरी बात बेटे अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे, इसी के साथ कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। कोविड सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है, और आप लोगों ने सुना ही होगा मेरे बारे में कि मैं इस सिचुएशन से निकल के आया हूं आप लोगों के पास। तो अपना जितना ज्यादा ख्याल रख सकते हैं उतना ज्यादा ख्याल रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर से।